ताजमहल नाम तो हम सबने सुना है, इसकी तस्वीरें भी हम सबने देखी हैं, पर क्या हम सच में इसे जानते हैं? देखिए, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि संगमरमर में लिखी एक पूरी कविता है। तो चलिए आज इस कविता की कुछ पंक्तियों को पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ये दुनिया के बाकी स्मारकों से इतना अलग, इतना खास क्यों है। कहते हैं जो कोई भी इसे पहली बार अपनी आंखों से देखता है ना, बस देखता रह जाता है। शब्द कम पड़ जाते हैं। तस्वीरें, वीडियोस, वो इसकी शान का बस एक छोटा सा हिस्सा ही दिखा पाते हैं। जब आप इसके सामने खड़े होते हैं तो ये सिर्फ संगमरमर नहीं रहता, ये एक एहसास बन जाता है। एक अजीब सी शांति, एक सुकून सा आपको घेर लेता है, जैसे सदियों का इतिहास आपसे कुछ कह रहा हो, धीरे से। तो सवाल यही है कि आखिर क्या है इस इमारत में जो इसे सिर्फ एक मकबरे से कहीं ज्यादा प्यार का एक जिंदा प्रतीक बना देता है? इसका जवाब इसके डिजाइन में, इसकी कहानी में और हाँ, इसके हर एक पत्थर में छिपी भावनाओं में है। तो चलिए एक एक करके इन राजों से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, ताजमहल का जो असली अनुभव है ना, वो मुख्य इमारत के दरवाजे से शुरू नहीं होता। नहीं, वो तो बहुत पहले, जैसे ही आप इसके बगीचों में कदम रखते हैं तभी शुरू हो जाता है। ये सिर्फ घास और पेड़ पौधे नहीं हैं, बल्कि ये उस कहानी की पहली पंक्ति है। एक ऐसा डिजाइन जो आपको एक बिल्कुल अलग ही दुनिया के लिए तैयार करता है। इस डिजाइन को कहते हैं चार बाग। ये फारसी स्टाइल का गार्डन है जो जन्नत यानी स्वर्ग की इस्लामी कल्पना पर आधारित है। सोचकर देखिए, एक बगीचा जिसे चार हिस्सों में बांटा गया है और बीच से बहती पानी की नहरें मानो जिंदगी दे रही हों। यह डिजाइन सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं था, बल्कि इसका मकसद एक आध्यात्मिक अनुभव देना था, शांति और सुकून का एहसास दिलाना था। यहाँ हर चीज में, मतलब हर चीज में एक अविश्वसनीय संतुलन और समरूपता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पहले एक इमारत बना दी और फिर उसके आसपास बगीचा लगा दिया, बिल्कुल नहीं। ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स एक ही भव्य योजना का हिस्सा है और यही चीज इसे एक संपूर्ण, एक एकीकृत अनुभव बनाती है। तो इन जन्नत जैसे बागों से आगे बढ़ते हैं और अब ध्यान केंद्रित करते हैं उस मुख्य इमारत पर जिसने ताजमहल को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई है। इसकी सबसे बड़ी और सबसे खास बात है इसकी अचूक समरूपता, मतलब बिल्कुल परफेक्ट। ऐसा लगेगा जैसे बीच में एक अदृश्य आईना रख दिया हो, जो कुछ बाईं ओर है हूबहू वैसा ही दाईं ओर भी है। और ये जो निखुद संतुलन है ना, यही इसे एक ऐसी शांत और स्थिर सुंदरता देता है जो आंखों को बड़ा सुकून देती है। और फिर आता है वो पल जब आप मुख्य दरवाजे के मेहराब से गुजर रहे होते हैं और ताजमहल की पहली झलक उस फ्रेम में दिखती है। उफ, वो नज़ारा आपको वहीं रोक देता है। एक सेकंड के लिए सांसें थम जाती हैं और पूरी दुनिया शांत हो जाती है। और ये कोई संयोग नहीं है, इसे जानबूझकर ऐसे डिजाइन किया गया था ताकि देखने वाला बस हैरान रह जाए। लेकिन इस परफेक्ट संतुलन में एक छोटा सा अपवाद है, एक कहानी छिपी है। मुख्य गुंबद के ठीक नीचे केंद्र में मुमताज महल की कब्र है, जैसा कि योजना थी। लेकिन उनके बगल में शाहजहां की कब्र है जो इस समरूपता को बस थोड़ा सा तोड़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मूल डिजाइन का हिस्सा नहीं थी। इसे बाद में उनके प्यार की निशानी के ठीक बगल में जोड़ा गया था। और वो सामने लंबा सा तालाब देखा है? वो सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, उसे इतनी सटीकता से डिजाइन किया गया था कि उसमें ताजमहल का पूरा अक्स दिखाई दे, बिल्कुल साफ, जैसे पानी में उसका एक जुड़वा मौजूद हो। ये इसकी खूबसूरती को अचानक दोगुना कर देता है। सोच के देखिए, 17वीं सदी में इस तरह की दृश्य चालें इस्तेमाल करना कितनी उन्नत सोच थी। चलिए अब थोड़ा और पास चलते हैं और इस बारीक कारीगरी को देखते हैं जो इसे सच में एक अजूबा बनाती है। ये कोई रातों रात नहीं बन गया। इस बेमिसाल इमारत को अपनी पूरी शान में खड़ा करने में पूरे 22 साल लगे। सोच लीजिए, एक पूरी पीढ़ी की मेहनत। और इन 22 सालों में 20,000 कारीगरों ने दिन रात काम किया। जैसा कि किसी ने क्या खूब कहा है, ऐसा लगता था मानो प्यार के लिए एक पूरा छोटा शहर काम कर रहा हो। यह सिर्फ एक बादशाह की ताकत का सबूत नहीं है, बल्कि उन हजारों हाथों के हुनर का प्रमाण है। जब आप दीवारों के पास जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि वो जो रंग बिरंगे फूलों के डिजाइन हैं, वो पेंट नहीं है। ये एक अविश्वसनीय रूप से जटिल मुगल कला है, जिसे कहते हैं परचिनकारी। इसमें होता क्या है, कारीगर पहले संगमरमर को तराशते हैं और फिर कीमती पत्थरों को काटकर उसमें ऐसे जड़ देते हैं कि कोई जोड़, कोई गैप दिखाई ही ना दे। और इन डिजाइनों में लैपिस लाजुली, जेड मूंगा और मदर ऑफ पर्ल जैसे न जाने कितने बेशकीमती पत्थर इस्तेमाल हुए हैं।
और ये सारे पत्थर अफगानिस्तान, चीन, श्रीलंका जैसे दूर दूर के देशों से लाए गए थे। तो ये सिर्फ कला नहीं थी, ये मुगल साम्राज्य की ताकत और दौलत का एक प्रदर्शन भी था। ज्यादातर लोग ताजमहल को सामने से उसके बगीचों से देखते हैं, लेकिन इसकी एक और कहानी है जो यमुना नदी के किनारे इसके पिछले हिस्से में छुपी है। एक ऐसा राज जो अगर सच होता ना तो इस स्मारक को और भी कहीं ज्यादा अविश्वसनीय बना देता। क्या होता अगर एक दूसरा ताजमहल भी बनने वाला होता? एक ऐसा ताजमहल जो इसका प्रतिबिंब होता, इसका जुड़ाव। कहानी ये है कि शाहजहां अपने लिए नदी के ठीक उस पार एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। जरा कल्पना कीजिए उस नज़ारे की। एक तरफ सफेद संगमरमर का मकबरा मुमताज के लिए, और ठीक उसके सामने नदी के पार काले संगमरमर का मकबरा खुद के लिए। ये प्यार और शौक की शायद दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित जोड़ी होती, एक अधूरा सपना। तो जब हम इन सारी परतों को एक साथ देखते हैं, बगीचे, वास्तुकला, कला और वो अधूरी कहानियां, तो ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं रह जाता, ये कुछ और बन जाता है, कुछ ज्यादा गहरा। यह सिर्फ एक तकनीकी चमत्कार नहीं है, यह एक भावना है जिसे पत्थर में उकेरा गया है। जैसा कि क्या खूब कहा गया है, यह एक ऐसी इमारत है जो संगमरमर से नहीं बल्कि प्यार से बनी है। इसके हर पत्थर में एक कहानी, एक एहसास सांस लेता है। और शायद इसीलिए जब कोई यहाँ आता है तो वो सिर्फ एक पर्यटक बनकर नहीं रह जाता, वो एक कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये इमारत उसकी अपनी यादों, उसके अपने एहसासों का हिस्सा बन जाती है, एक जीवित स्मृति बन जाती है। और हाँ, एक और खासियत है जो इसे जिंदा महसूस कराती है। ये दिन के हर पहर अपना रंग बदलता है। सुबह की पहली किरण में ये हल्का गुलाबी सा दिखता है, दिन में दूधिया सफेद चमकता है और शाम को सूरज डूबते वक्त बिल्कुल सुनहरा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे ये इमारत सांस ले रही हो, प्रकृति के साथ तालमेल बिठा रही हो। और यही चीज इसे सच में एक कालातीत चमत्कार बनाती है। तो ताजमहल सिर्फ देखने की जगह नहीं है, ये महसूस करने का एक अनुभव है। ये प्यार की, हानि की, कला की और इतिहास की एक कहानी है। तो सवाल ये नहीं है